हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज क्लास 12th का बायोलॉजी का पेपर था, और इसमें भी बच्चों में आपके साथ इस वाले वीडियो में सेक्शन ए की बात करूंगा, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क है। इसके अलावा आप और भी सेक्शन है, बी सी डी है, बट इनका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इससे वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा पहले कि आपके जो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करें, इनके क्या राइट आंसर थे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में इनको समझेंगे कि इनका आंसर क्या होना चाहिए था। आई होप जिन बच्चों ने आज बायोलॉजी का पेपर दिया होगा उनका भी अच्छा पेपर आया होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन पूछा था कि द टाइप ऑफ, आपका जो पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन इन अ स्कीमेटिक पॉलीपेप्टाइड चेन इज। तो बच्चों जो आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड है। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो बी है ये है आपका बेस, नाइट्रोजनस बेस, एस आपका शुगर है, और पी आपका फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा गया है कि जो ये डॉटेड लाइंस हैं, यानी कि बेस और शुगर के बीच में जो क्या है, जो डॉटेड लाइंस हैं, दिस वन जो यहाँ पे मेंशन की है, दिस वन, यानी कि देखो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो ये बॉन्ड है, तो बताया कि बेस और शुगर के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड होता है। तो आपका जो ऑप्शन थे वो थे हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों आपने अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के रखा है, तो जब भी कोई एक बेस, चाहे वो एडेनिन हो, गोनिन हो, साइटोसिन हो या थाइमिन हो, जब वो पेंटोज शुगर के साथ लिंक्ड होता है, तो इस समय जो आपका बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के बीच में आपका बॉन्ड बनता है, इस वाले बॉन्ड के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था। इसमें क्या पूछा गया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इसमें कुछ आपके पास 5 जो हैं स्टेटमेंट्स दिए थे, तो आपको इनको अरेंज करना था कि पहले आपको सीक्वेंस वाइज इनको बताना कि सबसे पहले क्या होता है, देन क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले फीमेल में जो है वो सिक्रेशन ऑफ एफएसएच होता है, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। जब एफएसएच आपका रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो एफएसएच जाके ओवरी में किस पे एक्ट करता है, ये ओवरी सपोज मान के चलो, ये एक्ट करेगी वहां पे फॉलिकल्स पे, फॉलिकल सेल्स पे, फॉलिकल्स पे। इसका मतलब है यानी कि एफएसएच जब फॉलिकल पे एक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होगा। इसका मतलब है अगर पहले सिक्रीशन ऑफ एफएसएच होगा, देन साथ साथ में फिर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल भी होगा और ओजिनिसिस भी होगी। अब इन फॉलिकल से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बताते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या बताते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन फर्दर क्या करता है कि आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है फिर से किसको, एंटीरियर और हाइपोथैलेमस से, जिससे आपका रिलीज होता है किसका, एलएच का, सडन इंक्रीज इन एलएच। यानी कि हम बता सकते हैं कि एस्ट्रोजन के बढ़ने से एलएच का सिक्रीशन होना, और जब एलएच सिक्रीट होगा तो एलएच के कारण क्या होगा, ओवुलेशन होता है। एलएच जो होता है, एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण क्या होगा, ओवुलेशन होगा। और एवोल्यूशन होने से जब आपके ओवरी से ओम रिलीज होगा, तो जो फाइनली ओवरी के अंदर रह जाएगा वो क्या होगा, आपका जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे, दैट इज ग्रो इनटू द कार्पस ल्यूटम। इसका मतलब है जहां पे सबसे पहले आपका सिक्रेशन ऑफ एफएसएच होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको देखो सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जहां पे ए दिख रहा है यानी कि फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। सिक्रेशन ऑफ एफएसएच के बाद क्या बताया था मैंने आपको, क्योंकि एफएसएच से पता लग रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ग्रोथ ऑफ फॉलिकल की होना। तो फर्स्ट के बाद 4 कहाँ आ रहा है, तो बी में आपको आंसर मिल रहा है, यानी कि पहले फर्स्ट होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, फोर्थ कहने का मतलब है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड ओजिनिसिस, फिर फिफ्थ होगा, क्योंकि देखो फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, वो पॉजिटिव फीडबैक देगा किससे, आपके एलएच को। एलएच का सर्ज बढ़ना कहने का मतलब है, सडन इंक्रीज इन एलएच बढ़ना करने का मतलब है, उसके बाद क्या करवाएगा, सेकंड नंबर पे क्या करवाएगा, एलएच क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। और ओवुलेशन के बाद आपका जो थर्ड वन है दैट इज द ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटम, क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाएगा तो एग आपकी जो रिलीज हुआ ओवरी से, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो ओवरी में रह जाता है, इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। तो इसका आंसर जाएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड है। तो बच्चों ये
सिंपल क्वेश्चन था, ये एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये माइक्रोब्स मलेरिया से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि द स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन विच प्रोटेक्ट द कॉटन प्लांट अगेंस्ट द कॉटन बॉलवर्म्स आर। तो यहाँ पे कुछ आपके बीटी टॉक्सिन जीन दिए थे जो स्पेसिफिक थे किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए। तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइंस हैं बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसमें क्राई 1 AC और क्राई सेकंड ए भी जहां पे भी दिख रहा है आपको, क्राई 1 AC और क्राई सेकंड ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट इजी था बहुत ज्यादा। अब जिस बच्चे ने अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अच्छे से पढ़ के रखा हुआ तो ये बच्चा, ये क्वेश्चन जो है अच्छे से वो बच्चा सॉल्व कर सकता था। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्या, लिस्टेड बिलो आर सम अमाइनो एसिड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एमआरएनए कोडॉन्स। यहाँ पे कुछ वन साइड अमाइनो एसिड्स दिए हैं और साथ साथ में उनके एमआरएनए के ऊपर उनके कोडॉन्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना था आपको, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैसे फिनाइल एलेनिन जो है इसका एमआरएनए के कोडॉन क्या होता है, यू यू, लाइसिन का जो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होता है AAG, अर्जिनिन का जो कोडॉन होता है CGA और एलेनिन का जो कोडॉन होता है वो GCA होता है। अब यहाँ पे क्या, एक सिलेक्ट द डीएनए सीक्वेंस दैट वुड कोड फॉर द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। अब नीचे आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस दी हुई है, जैसे सबसे पहले एक एलेनिन है, एलेनिन एक अमीनो एसिड है, एलेनिन के साथ में क्या दिया है, अर्जिनिन दिया है, अर्जिनिन के बाद आपका लाइसिन दिया है और लाइसिन के बाद दिया है फिनाइल एलेनिन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। और अब यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एलेनिन, अर्जिनिन, लाइसिन और फिनाइल एलेनिन, अब इनके नीचे आपको क्या बताना है, सिलेक्ट द डीएनए सीक्वेंस। अब आपको पता है कि एलेनिन का जो कोडॉन होगा, क्योंकि कोडॉन तो ऊपर में टेबल में मेंशन किया है, तो एलेनिन का जो कोडॉन है तो एलेनिन का कोडॉन क्या होगा, एलेनिन का जो कोडॉन होगा, क्योंकि इसका जो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन है वो है GCA, क्या है इसका, GCA, ठीक है। अगर इस एलेनिन की कोडॉन की बात करोगे तो इसका कोडॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एमआरएनए के ऊपर क्या है, GCA है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे अर्जिनिन, अर्जिनिन का कोडॉन क्या है, CGA, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे लाइसिन है, लाइसिन का जो AAG है कोडॉन, AAG। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो फिनाइल एलेनिन का जो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन है वो क्या है, UUU। क्लियर है। अब ये तो एमआरएनए के, अब एमआरएनए आपका बनता है डीएनए से, क्योंकि एमआरएनए की हमेशा जो हम रीडिंग करते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीडिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्योंकि ये जो मैं GCA CGA AA ये तो कोडॉन्स हैं, तो ये कोडॉन तो आपके एमआरएनए के ऊपर होंगे। अब आपको पता है कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब है सबसे पहले जो कोडॉन है कौन सा वाला, एलेनिन वाला, GCA। और आपको पता है GCA कहने का मतलब क्या होता है कि यानी कि जब टेम्पलेट आपका RN डीएनए एज अ टेम्पलेट काम करता है तो डीएनए का कौन सा वाला बेस जो होता है वो GCA को कोड करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर GCA होगा तो वहां पे, क्योंकि पता है G किसको कोड करता है, C को कोड करता है, C और G, और ए को कौन कोड करेगा, दैट इज द T, यानी कि CGT। उसके अलावा फिर इसी तरीके से आप कोड करते जाओ, तो आपका जो ऐसे ऐसे कोड करते जाओगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, देखो अब एक्चुअली में इसका आंसर तो आपको सीधा यहाँ से ही मिल जाएगा। देखो दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको सिर्फ फिनाइल एलेनिन के बारे में पता है। देखो फिनाइल एलेनिन का जो एमआरएनए का उड़ान क्या है, यू है, ठीक है, ये एमआरएनए का उड़ान है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर ये जो यूरासिल बन रहा है एमआरएनए के ऊपर, तो इसके पास इसके लिए कौन सा बेस होता है, तो अगर वो 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा तो आप याद रख लेना कि हमेशा जो एमआरएनए के ऊपर आपका यूरासिल आता है उसके लिए जो कोड करता है वो करता है एडेनिन, कौन करता है, एडेनिन करता है, ठीक है ना। क्योंकि एडेनिन तो ऐसे बेस पेयर करता है किसके साथ, थाइमिन के साथ, क्योंकि आपको पता है आरएनए के ऊपर तो भाई थाइमिन एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका यू के लिए कोड आना आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो तो लास्ट के ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो टी दिया तो ये तो गलत हो गया यहाँ से। अब बचते हैं ए और सी। अब रिमेनिंग अगर आप देखोगे इनको चेक करोगे तो देखो, ले लो देख लो, आपका जो ऑप्शन जाएगा वो ए जाएगा, क्योंकि जो पहला कोडान होगा किसका, दैट इज द एलेनिन का, यानी कि जो इसके पास GCA है उसका CGT होगा, CGA का GCT होगा, AAG का TTC होगा और AA का UU होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, in which of the following plants are both male and female flower bud on the same plant and are the mode of pollination can be genitogamy or the xenogamy। देखो प्लांट, एक प्लांट है तो प्लांट के ऊपर क्या, यानी कि हो सकता है उसके पास एक प्लांट है उसमें एक मेल वाला फ्लावर भी हो सकता है एक फीमेल वाला, यानी कि
अगर जिसमें सिर्फ मेल वाला पार्ट होगा उसको स्टेमिनेट फ्लावर बताएंगे, और एक ऐसा फ्लावर होगा जिसके पास सिर्फ सिर्फ फीमेल वाला पार्ट हो जिसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बताएंगे। प्लांट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि और उस वाले प्लांट के आई होप आपको पता होगा, उसको बताते हैं मोनेशियस प्लांट्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बर्न ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर्स अलग अलग हैं, यानी कि जो प्लांट है वो मोनेशियस प्लांट है। एंड आपको बताया कि उसमें जो पॉलिनेशन हो सकती है वो जीनोटोगेमी भी हो सकती है और जीनोगेमी। तो आपको एग्जांपल बतानी थी, तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो मेज इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर है सी पार्ट। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ फ्लावरिंग प्लांट से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एग्जांपल के बेस पे था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो इसके लिए जो भाई हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, आपका एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिजीज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मस्ट सेल ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो भाई इसमें कौन सी ऐसी डिजीज है और उस डिजीज, जब ये डिजीज काज होती है उस समय मस्ट सेल की जो होती है एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों अगर आपने इसको पढ़ के रखा होगा तो इसका जो आंसर जाएगा, सो आंसर इज द बी पार्ट, एलर्जी, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस इज आईजी। ये याद रख लीजिए कि जब भी एलर्जी होती है तो एलर्जन के कारण होता है और उसके कारण जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीई टाइप बनती है। एलर्जिक रिएक्शन इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक, दो केमिकल्स जो आपके इन मस्ट सेल से रिलीज होते हैं, एक हिस्टामिन है और एक सेरोटोनिन है। ये दो याद रख लीजिए एग्जांपल, ठीक है, फ्रॉम द मस्ट सेल्स। तो यहाँ पे मस्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है एलर्जी में, और उस समय क्या होता है कि मस्ट सेल से ये दो केमिकल रिलीज होते हैं, एक हिस्टामिन है और एक सेरोटोनिन है, और इसके कारण जो आपकी एंटीबॉडी बनती है दैट इज द आईजीई। सो आंसर ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट, ठीक है। अगर हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका क्वेश्चन था, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन था ये। द पीरियडिक एब्सिस्टेंस बाय अ कपल फॉर अ फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम। भाई जो एक नॉर्मल फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है, तो जहां पे यानी कि पीरियडिक एब्सिस्टेंस बाय कपल, यानी कि यहाँ पे इस एब्सिस्टेंस कहने का मतलब है कि इस समय हमें अवॉइड करना चाहिए क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें कब अवॉइड करना चाहिए, कौन से वाले डे में। तो देखो क्योंकि आपको पता है ओवुलेशन, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो वो डे 14 पे होता है, तो हम 3-4 दिन पीछे जा सकते हैं, 3-4 दिन आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है जब फर्टिलाइजेशन के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो मान के चलो हम पीछे 10 ले जाएं, 3 दिन पीछे कर लें, 3 दिन आगे चल लें तो 17। तो इसका मतलब है डे 10 से लेकर डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, इट इज द पीरियडिक एब्सिडेंस बाय कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉर्म, ठीक है ना। दैट इज फ्रॉम डे, क्योंकि इस वाले पीरियड में जो है वो ओम के रिलीज होने के चांसेस होते हैं, उस समय फर्टिलाइजेशन होने के चांस होते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा दैट इज द डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा था बच्चों, ये था आपके सिंड्रोम से क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने सिंड्रोम्स के एग्जांपल के इनके सिम्टम्स को पढ़ के गए होंगे तो इससे आपके जो क्वेश्चन है वो इजी तरीके से सॉल्व हुए होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे ह्यूमन के कैरियोटाइप्स मेंशन किए हुए और इन्हें इनके आगे कुछ सिम्टम्स मेंशन किए हुए, आपको इसमें से इनकरेक्ट चूज करना था, ठीक है। तो आपको पता है 40, अगर मैं देखो डी को रीड करूंगा तो ये बहुत इजी था, ये तो करेक्ट होगा, करेक्ट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था। तो 44 प्लस एक्स वाई, ये तो 44 ऑटोजोम्स हैं और एक्स और वाई मेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और वाई, तो कॉमन सेंस से मेल इस समय क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब इसके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे तो 40, अगर सी पार्ट में जाओगे तो 44 प्लस एक्स जीरो है। तो बच्चों 44 प्लस एक्स जीरो जो होता है ना, ये आपने सिंड्रोम पढ़ा होगा, इस वाले सिंड्रोम को बताते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बताएंगे, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जब भी एक फीमेल के पास, क्योंकि ऐसे नॉर्मल फीमेल में क्या होते हैं 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एक्सोसोम क्या है, कम है, एक एक्सोसोम, यानी कि एक्स जीरो करने का मतलब है एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो इस समय क्या होगा कि जो फीमेल होती है वो सटाइल फीमेल होगी और जो उसकी ओवरीज होंगी वो कैसी होंगी, रूडिमेंट्री होंगी। इसका मतलब है सी और डी स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या है, राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया 45 प्लस एक्स एक्स। तो बच्चों अगर ऐसा कैरियोटाइप होगा तो ये एक्चुअली में जो इसका आगे क्या मेंशन किया, इसका सिम्टम मेंशन किया, तो ये सिम्टम इस सिंड्रोम का नहीं है, दिस वन इज द सिंड्रोम जो आपका डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है, दिस वन इज द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम, ब्रॉड टॉम विद करेक्टरिस्टिक फ्रॉम क्रीज। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी भी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 44 प्लस एक्स एक्स वाई में आपका जो
ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें ऑल ओवरऑल फीमाइन डेवलपमेंट हो जाते हैं मेल के अंदर। मेल का फिनोटाइप होता है, बट ओवरऑल फीमाइन के जो फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं किसमें, जब आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होगा, जिसमें आपका जो जीनोटाइप होता है, कैरियोटाइप होता है, वो 44 प्लस XXY होगा। ठीक है, इसको बताते हैं कौन सा सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बच्चों अगर हम 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको क्या करना था, जस्ट वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 था, तो 11 में पूछा था कि यूजिंग अ डीएनए टेम्पलेट हाउ मेनी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल वुड बी जनरेटेड आफ्टर 10 साइकिल ऑफ एम्प्लीफिकेशन इन पीसीआर। पीसीआर मीन जब आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन जब आप डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हो, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाते हो, तो अगर आपको क्या करने हैं, 10 पीसीआर के साइकिल रन करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए के मॉलिक्यूल कैसे आएंगे। जैसे बस सिंपल बच्चों, ये क्या होता है कि जैसे आपको याद रखना था कि माइटोसिस का प्रोसेस होता है ना, एक सेल से दो बनना, क्योंकि एक डीएनए मॉलिक्यूल पहले फर्स्ट साइकिल में दो डीएनए बनेंगे, जब सेकंड साइकिल होगा तो इससे भी दो बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे। इसका मतलब फर्स्ट साइकिल में दो बने, दूसरे साइकिल में चार बने, और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया था 10 साइकिल में कितने बनेंगे, तो आप इस तरीके से 2 × 2 × 2 कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे, 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम, और आपके पास जो आंसर आता है बच्चों वो आता है 1024। सो इसका आंसर जाता है 1024, क्योंकि देखो ना, 1 से कितने बनेंगे, 2, 2 से बनेंगे 4, 4 से कितने बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, तो आपके 10 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके जो टोटल डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे वो बनेंगे 1024। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे रीड द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें आपके दोनों ही पहले स्टेटमेंट ठीक है। अलाइन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन अ ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर। तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है ना, बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि बोथ रिसीविंग एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दोनों ही रिसीव कर रहे हैं एनर्जी को दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके, तो इसलिए जो लाइन और जो आपका स्पैरो होगा वो इकोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे एज अ कंज्यूमर। इसके अलावा प्रीडेटर स्टारफिश फाइस्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट। तो बच्चों आपने ये पढ़ा होगा कि आपका जो ये फिश है ये एक की स्टोन स्पीशीज है जो आपकी रॉकी मैरीन्स में पाई जाती है। आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी पे इसका एक लाइन पूरा मेंशन किया हुआ है। तो आपका जो प्रीडेटर स्टारफिश हेल्प इन मेंटेनिंग, हाँ, तो अगर कोई एक स्पीशीज जो है वो अगर एक की स्टोन स्पीशीज मानी जाती है, तो ये जो आपकी स्टारफिश फाइस्टर स्पीशीज है ये आपकी एक की स्टोन स्पीशीज है जो हेल्प करती है किस पे, मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है भाई, क्योंकि आपको पहले एक ऑप्शन में दो दो दिए थे तो आपको दो दो का आंसर करना था। तो इसका आंसर जो जाएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, तो चलो इनको भी जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि इनके आंसर क्या होने चाहिए थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 में ए है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन इज अ पैथोजन फॉर सेवरल मोनोकॉट प्लांट्स। तो ये बच्चों आपका असर्शन था, तो असर्शन ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकॉट, ये डाइकॉट प्लांट्स था, तो ये आंसर गलत, यानी कि असर्शन गलत हो जाएगा। ये इस यहाँ पे मोनोकॉट की जगह डाइकॉट प्लांट्स होना चाहिए था। रीजन में क्या पूछा कि it is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transfer normal cells into tumor cell। तो बोलता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन होता है ये क्या करता है, ये tDNA को ट्रांसफर करता है एक नॉर्मल सेल में, इनकी प्लांट के डाइगॉट के नॉर्मल सेल में, उसको चेंज करता है ट्यूमर सेल्स में। तो रीजन ठीक था, यानी कि आपका अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, जो रीजन है वो क्या है, ए फॉल्स है, बट रीजन क्या है, ट्रू। इसका डी पार्ट आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए तो गलत है, क्योंकि वहां पे डाइकॉट होना चाहिए था। रीजन इसका ठीक है, आर ट्रू है, क्योंकि जब भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस एज अ ट्रांसफर करता है अपने टी डीएनए को, तो वो एक नॉर्मल सेल को किसमें, ट्यूमरस सेल में चेंज कर लेता है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। 14 की बात करेंगे तो ये इजी है, इसमें दोनों आंसर assertion and reason both a and r are the true and reason is the correct explanation of a। इसका ए पार्ट आंसर जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ये पूरा आपको जब बायोएथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ते हो, सॉरी ये आपका जब बर्थ कंट्रोल मेथड में पढ़ते हो तो वहां से ये क्वेश्चन था, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई उतना नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, लिंक्ड जीन डू नॉट शो डाइहाइब्रिड F2 रेशियो दैट इज 9:3:3:1। देखो बच्चों, जब भी जीन आपस में लिंक्ड होंगे, आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होंगे, नजदीक नजदीक होंगे, तो तब वो आपका लिंक जीन डू नॉट शो डाइहाइब्रिड, तो वो ये वाला रेशियो आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपको मेंडल के F2
डायहाइब्रिड के F2 जनरेशन में जो रेशियो 9:3:3:1 मिलता है, तो जब आप दो जीन की स्टडी करते हो तो उस समय जो जीन का लोकेशन होता है वो आपस में जीन लिंक्ड नहीं होते, वो जीन या तो अनलिंक्ड होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, या तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होने चाहिए। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है बच्चों, पढ़ते हैं एक बार फिर से। लिंक जीन डू नॉट शो डायहाइब्रिड, हाँ तो नहीं शो करते, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ना, नहीं शो करते, एग्जैक्टली। रीजन में बताया लिंक जीन डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, हाँ तो ये अंडरगो दे डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट, तो हाँ लिंक जीन होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, असर्शन ठीक है, इसका मतलब है इसका भी आंसर ए चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे असर्शन में पूछा था फंक्शनल एडीए एंड cDNA genes must be inserted in the lymphocyte at the early embryonic stage in the gene therapy for ADA deficiency। ये क्वेश्चन था आपका, जो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था जीन थेरेपी से। तो जीन थेरेपी में जब आप देखते हो कि जो एडी है, एडिनोसिन डी एमिनेज cDNA जीन को, उसको कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, लिम्फोसाइट में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट में इंसर्ट करने क्यों किया जाता है, ठीक है। तो जीन मस्ट बी इंसर्ट इनटू लिवर एट अर्ली, यस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन जीन थेरेपी में, जब किसी को एडीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एडीए एंजाइम का नाम है, रीजन में है। तो ए स्टेटमेंट तो ठीक है कि हम ऐसा करते हैं कि एडीए cDNA जीन को हम इंसर्ट करते हैं लिम्फोसाइट में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इन जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी। बट रीजन क्या है, सेल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर इमॉर्टल। देखो बच्चों यहाँ पे नॉट इमॉर्टल होना चाहिए था, क्या, यानी कि ये जो आपके सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं दीज आर नॉट इमॉर्टल, तो इससे ये आपका जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। Because the patient required a periodic infusion of such genetically engineering lymphocytes. However, if the gene isolated from the bone marrow cells producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, so it may be a permanent cure. So हम ये बता सकते हैं कि सेल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट आर इमॉर्टल, नॉट इमॉर्टल। तो इसका आंसर चलो जाएगा, यानी कि ए आपका ठीक है और आर जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये थे आज के जो सेट सेकंड के क्वेश्चंस पार्ट ए के, यानी कि सेक्शन ए के। तो अगर आप देख सकते हैं, आप देखना चाहते हैं तो भाई अगर, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन बी के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी था। मैं तो बताऊंगा कि अब जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा टफ भी नहीं बताएंगे, ज़्यादा ईजी भी नहीं बताएंगे, तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। जिस बच्चे ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका पेपर अच्छा गया होगा, आई होप, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए। हाँ, अगर किसी बच्चे को अगर क्वेरी होगी तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सो थैंक यू, टेक केयर।